मौका किसे नहीं मिलता, लेकिन असली सफलता उसे ही मिलती है जो सही समय पर उस मौके को पहचान कर सही कदम उठाता है। यही कारण है कि इतिहास गवाह है, चाहे वो युद्ध हो या व्यापार, वहीं देश या व्यक्ति आगे बढ़ा है जिसने मौके को समय रहते पहचाना और उसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। आज बिल्कुल यही कहानी भारत की है। दुनिया के कई बड़े देश जब एक दूसरे से व्यापारिक टकराव में उलझे हुए हैं और अमेरिका जैसी महाशक्ति अपने टैरिफ के जरिए दुनिया को दबाव में ले रही है, उसी समय भारत ने बहुत चतुराई के साथ अपनी रणनीति तैयार की है और मौके का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ पॉलिसी से जहां दुनिया के कई बड़े निर्यातक देश परेशान हैं, वहीं भारत ने एक तरफ तो अपने एक्सपोर्टरों के लिए वित्तीय राहत पैकेज की प्लानिंग शुरू कर दी है ताकि जिन हिस्सों में थोड़ा बहुत दबाव पड़ेगा उन्हें सपोर्ट मिल सके। दूसरी ओर उसने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया है जिस पर इस समय पूरी दुनिया की नजर जा रही है। अभी हाल ही में जब जुलाई महीने के एक्सपोर्ट के आंकड़े सामने आए तो वे उम्मीद से कहीं बेहतर थे। ऐसा लग रहा था कि टैरिफ का दबाव भारत को कमजोर करेगा, लेकिन इसके उलट भारत का एक्सपोर्ट 7.3% बढ़ गया और ट्रेड डेफिसिट ने भी अपना रिकॉर्ड बेहतर किया। यह अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन असली चर्चाएं तब शुरू हुई जब भारत ने मैरीटाइम सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत करने का प्लान सामने रखा। यह कोई छोटी घोषणा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रणनीति का संकेत था जो भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति की ओर लेकर जाती है। सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ यह तय किया कि मैरीटाइम डेवलपमेंट को एक्सपेंड किया जाएगा और इसके लिए 70 करोड़ रुपए का विशाल फंड एलोकेट किया जाएगा। इसके पीछे सोच यह है कि भविष्य उन्हीं देशों का होगा जिनके पास समुद्र पर पकड़ होगी। जमीन सीमित है, लेकिन समुद्र 70% धरती को घेरता है। ऐसे में जो देश समुद्री मार्गों पर पकड़ बना लेगा, वही आने वाले वर्षों में व्यापार के मामले में श्रेष्ठता हासिल करेगा। भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है। यह एक प्राकृतिक संपदा है और भारत ने इतिहास के कई दौरों में इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है। प्राचीन समय में भारतीय जहाज हिंद महासागर, अरब सागर और अफ्रीका तक व्यापार करते थे। भारत का व्यापारिक संपर्क समुद्री रास्तों से ही रोम, मिस्र, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक था। लेकिन आधुनिक काल में, खासतौर पर पिछले कुछ दशकों में, भारत ने शिप बिल्डिंग सेक्टर को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितनी चीन, कोरिया और जापान जैसे देशों ने दी थी। परिणाम यह हुआ कि आज ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में भारत का शेयर केवल 1 से 2% के बीच है, जबकि चीन का 46%, साउथ कोरिया का लगभग 30% और जापान का करीब 15% हिस्सेदारी है। इन तीनों देशों की सामूहिक ताकत ने पूरे विश्व में जहाज निर्माण पर लगभग कब्जा सा कर लिया है। इन्होंने समझ लिया है कि यदि आपके पास अपने जहाज होंगे, सस्ती लॉजिस्टिक क्षमता होगी और आधुनिक तकनीकों से लैस शिपयार्ड होंगे, तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रतिस्पर्धी ढंग से अपना सामान भेज पाएंगे। भारत के शिपयार्ड्स भी दशकों पुराने हैं और उनमें तकनीकी अपग्रेड का अभाव रहा है। सबसे बड़ी समस्या रही फंडिंग की। शिप बिल्डिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लंबा समय, भारी पूंजी और आधुनिक तकनीक की जरूरत होती है, लेकिन लंबे समय तक सरकारों ने इसे उतनी प्राथमिकता नहीं दी, न ही इसे स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माना गया। फलस्वरूप न तो टैक्स फायदे दिए गए, न ही लॉन्ग टर्म लोन की व्यवस्था की गई। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत ने यह तय किया है कि 2047 तक वह खुद को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों की श्रेणी में खड़ा करेगा और इसके लिए अब सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस कार्य योजना बनाई गई है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 70,00,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह फंड कई हिस्सों में लगाया जाएगा। पहला फोकस शिप बिल्डिंग और रिपेयर हब्स के विकास पर होगा, ताकि भारत अपने स्वयं के जहाज अधिक संख्या में बना सके और उनकी मरम्मत भी घरेलू स्तर पर कर सके। दूसरा फोकस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने पर है, ताकि जहाजों का संचालन आसानी से हो सके। तीसरा महत्वपूर्ण फोकस शिपिंग टोनेज बढ़ाने, यानी देश के पास मौजूद अपने जहाजों की कुल संख्या को बढ़ाने पर है। जब आपके पास अधिक जहाज होंगे तो आप वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाएंगे। इसका सीधा फायदा यह होगा कि भारतीय सामान्य समय से एक्सपोर्ट होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी। इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लगभग $2 बिलियन की योजना बनाई है,
जिसके तहत वह भारत में बने 26 जहाज खरीदेगा। यह केवल एक खरीद नहीं है, बल्कि घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को मजबूत करने के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह फंड पूरी तरह से सरकारी नहीं है। 39% हिस्सा सरकार और राज्य संचालित पोर्ट्स की तरफ से आएगा, जबकि 51% हिस्सा कॉमर्शियल सोर्सेज यानी ग्लोबल बैंक्स, सॉवरेन फंड्स और मल्टीलेटरल एजेंसियों से आएगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया के बड़े निवेशक भी भारत की इस समुद्री यात्रा में भागीदार बनेंगे। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी चुनौती भी सामने है, मरीन इंजन। जहाज बनाने के लिए जितना जरूरी स्टील स्ट्रक्चर है, उतना ही जरूरी उसका मरीन इंजन भी है। और फिलहाल भारत इन इंजनों के लिए जापान, जर्मनी और कोरिया जैसे देशों पर निर्भर है। यह वह हिस्सा है जिसे भारत को सबसे पहले स्वदेशी बनाने की जरूरत है। जैसे ही मरीन इंजन का निर्माण भारत में शुरू होगा, भारत सही मायनों में स्वतंत्र शिप बिल्डिंग पावर बन जाएगा। हालांकि इसके लिए सरकार योजना बना रही है और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर इस पर काम शुरू किया जा सकता है। जहां तक टैरिफ का सवाल है, फिलहाल यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत पर उतना नकारात्मक असर नहीं पड़ा है जितना कुछ विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था, बल्कि कुछ क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटो पार्ट्स आदि पर प्रभाव जरूर पड़ सकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने पर विचार कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई के महीने में भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका की तरफ करीब 20% बढ़ा है और इंपोर्ट भी 13% के आसपास बढ़ा है। इसका अर्थ यही है कि अमेरिका चाहे कुछ भी कह ले, उसे भारतीय सामान की आवश्यकता है। और इंटरनेशनल ट्रेंड्स यही कह रहे हैं कि अंततः अमेरिका को अपने टैरिफ स्टैंड को बदलना पड़ेगा। इन सब घटनाओं का अर्थ यह है कि भारत केवल वर्तमान में ट्रंप टैरिफ की स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि बहुत दूर की सोच कर कदम उठा रहा है। भारत को यह स्पष्ट दिख रहा है कि आने वाले वर्षों में समुद्री शक्ति आर्थिक और भू राजनीतिक दोनों दृष्टियों से निर्णायक होगी। इसलिए भारत अभी से अपनी पोजीशनिंग कर रहा है। अगर 2047 के लक्ष्य को देखें तो भारत के पास लगभग 23-24 साल हैं। इस दौरान यदि भारत लगातार निवेश, तकनीकी अपग्रेड और ग्लोबल सहयोग के साथ आगे बढ़ता है तो यह बिल्कुल संभव है कि 2047 तक भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों की सूची में आ जाए। सवाल यह है कि क्या इसके लिए और भी अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत है? जरूर, कुछ और चीजें हैं जिन पर काम करना जरूरी होगा। सबसे पहले भारत को मरीन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर जैसी स्पेशलाइज्ड स्टडीज को और बढ़ावा देना होगा ताकि स्किल्ड मैन पावर की कोई कमी ना रहे। दूसरा, भारत को R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा निवेश करना होगा ताकि शिप डिजाइनिंग में भी भारत आत्मनिर्भर बन सके। तीसरा, देश के छोटे और मिड साइज शिपयार्ड्स को भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना होगा और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मॉडल अपनाया जा सकता है। यदि इन सभी पक्षों को एक साथ देखा जाए तो स्पष्ट है कि भारत एक समुद्री पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश कर चुका है। यह वही सामुद्रिक ताकत है जिसने प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु बनाया था। इतिहास खुद को दोहराता जरूर है, लेकिन उसकी दिशा वही तय करता है जो सही समय पर सही चाल चले। इस बार भारत ने चाल चली है और यह चाल भारत को सिर्फ एक मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं बनाएगी, बल्कि उसे समुद्रों पर रणनीतिक श्रेष्ठता प्रदान करेगी। और जिस देश के पास समुद्र का नियंत्रण होगा, वही भविष्य में वैश्विक व्यापार और भू राजनीति का केंद्र बनेगा। अब बात आती है आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है। कम से कम इतना तो हम सब कर सकते हैं कि इन विकासात्मक प्रयासों को समझें, इन पर चर्चा करें और यह सुनिश्चित करें कि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि राष्ट्रीय विकास को लेकर सकारात्मक वातावरण बने। बहुत से लोग आज ये पूछते हैं कि क्या भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा? बिल्कुल बन सकता है। 2047 तक बनेगी है, बशर्ते हम सब मिलकर इस दिशा में सोचें और विश्वास रखें। भारत ने शिप बिल्डिंग जैसे कठिन क्षेत्र में भी कदम रखने का जो साहस दिखाया है, वह यह साबित करता है कि देश अब सिर्फ अवसर तलाश रहा है, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में बदल भी रहा है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय उस देश का होगा जो जमीन नहीं बल्कि समुद्र को पढ़ पाता है। भारत अब अपनी समुद्री लहरों में सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि शक्ति, अवसर और भविष्य देख रहा है। यह भविष्य बहुत दूर नहीं है, बस हमें इसी तरह अपने कदम
एक स्पष्ट विजन के साथ आगे बढ़ाते रहना है। भारत की इस नई समुद्री यात्रा पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मौजूदा नीति और फंडिंग मॉडल 2047 तक भारत को वैश्विक शिप बिल्डिंग सुपर पावर बना पाएगा, या हमें कुछ और अतिरिक्त कदम भी उठाने चाहिए? अपनी राय जरूर व्यक्त करें ताकि देश के लिए विचारों का यह प्रवाह और भी मजबूत हो सके।